तमीज़ुद्दीन खान का ये केस है जिसके इंट्रोडक्शन को हम पढ़ने लगे हैं। अब ये जो इंट्रोडक्शन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जितना भी इंट्रोडक्शन है ये आप सारे केसेस के साथ लिख सकते हैं। The judiciary has a very important role in the interpretation of the statutes and the development of law. Statute कहते हैं लॉ को, ठीक हो गया। तो जुडिशरी जो है, जुडिशरी क्या होती है? जजेस, कोर्ट्स, ये सब जो है जुडिशरी के अंदर आता है, ठीक हो गया। तो जो जुडिशरी जो भी जजमेंट देती है, यानी कि जिस भी केस पे कोई डिसीजन देती है, उसी डिसीजन की वजह से लॉ बनता है। Judiciary develops law by giving judgments which became precedent. और जो भी चीज़, जो भी डिसीजन जज देता है, वही डिसीजन प्रेसिडेंट बन जाता है। प्रेसिडेंट हमने प्रीवियस सालों में पढ़ा हुआ है, प्रेसिडेंट होता है डिसीजन ऑफ जजेस, राइट। और जजेस जो डिसीजन देते हैं, वो डिसीजन किस तरह से देते हैं कि वो लॉ को यूज़ करते हैं और साथ में अपनी खुद की नॉलेज को यूज़ करते हैं। जब भी जज लॉ और अपनी नॉलेज और कस्टम्स और हर चीज़ को यूज़ करके कोई भी डिसीजन देता है और उस डिसीजन से एक नए किस्म का लॉ बन जाए, तो उस डिसीजन को बाद में कहते हैं प्रेसिडेंट। यानी कि वही डिसीजन जो होगा जज का, वो बाद में सेव हो जाएगा, लॉ की तरह ही उसको महफूज कर दिया जाएगा और उस डिसीजन को प्रेसिडेंट का नाम दे दिया जाएगा कि प्रेसिडेंट की वजह से लॉज बने हैं। सो प्रेसिडेंट्स में बी रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ लॉ, और प्रेसिडेंट को हम सोर्स ऑफ लॉ भी कहते हैं, यानी कि लॉ जो है प्रेसिडेंट से भी निकलता है। प्रेसिडेंट्स क्या था? डिसीजंस होते हैं जजेस के। इन पाकिस्तान टू द सुपीरियर कोर्ट्स गेव जजमेंट्स विच बिकेम प्रेसिडेंट। पाकिस्तान के अंदर भी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो बड़े बड़े कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, जो हाईएस्ट कोर्ट्स हैं, वो भी ऐसी जजमेंट्स देती हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। वो प्रेसिडेंट की शक्ल में सेव हो जाएगा और उसी से लॉ बनाया जाएगा। There have been a lot of important and leading cases in the history of Pakistan. Maulvi Tamizuddin Khan versus Federation of Pakistan is one of them. पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे केसेस हुए जिसमें से मौलवी तमीजुद्दीन खान भी इसी में शामिल है। अब बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये वो बेंच है जो कि मौलवी तमीजुद्दीन खान के केस में जिन्होंने डिसीजन दिया था। इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें जो चीफ जस्टिस था वो था मोहम्मद मुनीर। ये उनकी ओरिजिनल पिक्चर है। जस्टिस जो था वो था एस ए रहमान। दूसरा जस्टिस हमारे पास है एस एम अकराम। इनकी पिक्चर गूगल पे नहीं थी इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दी। और मोहम्मद शरीफ भी इसमें शामिल थे और साथ में जस्टिस ए आर कॉर्नेलियस भी इस केस में शामिल थे। ये 5 जजेस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ये बताया जा रहा है कि इस केस में हुआ क्या था। The case of Maulvi Tamizuddin Khan versus Federation of Pakistan was a case that occurred in the year 1955. In 1955, obviously no constitution was made in Pakistan. So the Pakistan was working under Government of India Act and Muhammad Ghulam became the 3rd Governor General at that time. बेसिकली मौलवी तमीजुद्दीन खान का जो केस था वो 1955 में हुआ था। और 1955 हम सबको पता है कि पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 1956 में बना था और ये केस हुआ है 1955 में। तो ज़ाहिर बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इस केस को भी तो किसी तरह चलाना है। तो इस केस को हमने किस तरह से चलाया कि इस केस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प के थ्रू केस को चलाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेसिकली एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन था जिसकी हेल्प लेके इस केस को डील किया गया, ठीक हो गया। और उसी दौरान मोहम्मद गुलाम जो थे पाकिस्तान के 3rd गवर्नर जनरल बने। जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये मोहम्मद गुलाम की है। मोहम्मद गुलाम जैसे गवर्नर जनरल बन गए, इन्होंने 1953 में कैबिनेट डिसॉल्व कर दी। ये कैबिनेट किसने बनाई थी? निजामुद्दीन ने बनाई थी। निजामुद्दीन की पिक्चर आगे आपको मिल जाएगी। Later in 1954, Constituent Assembly amended Section 9, 10, 10A, 10B. यानी कि हुआ ये था, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो मौलवी तमीजुद्दीन खान का केस था वो तो 1955 में हुआ, लेकिन 1955 से पहले गुलाम मोहम्मद आ चुके थे एज अ गवर्नर जनरल। उन्होंने क्या किया कि 1955 से पहले 1953 में निजामुद्दीन की कैबिनेट
को ख़त्म कर दिया और 1954 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ख़त्म कर दी। और वजह क्या थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ख़त्म करने की? वो वजह ये सेक्शंस थे। इन सेक्शंस को बनाया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने। इन सेक्शंस में ऐसा क्या था कि मोहम्मद गुलाम ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। इन सेक्शंस में ये था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कुछ ऐसे सेक्शंस में बातें लिख दी थी जिसकी वजह से गवर्नर जनरल की पावर जो है रिड्यूस हो जाती। The amendments reduced the powers of Governor General. So the Governor General Muhammad Ghulam reacted to this amendment and then he dissolved the Constituent Assembly in 1953. तो उन्होंने फिर इसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया क्योंकि उनको पता चल गया कि उनकी पावर्स को रिड्यूस किया जा रहा है इन सेक्शंस की वजह से। तो मौलवी तमीजुद्दीन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसको डिसॉल्व किया गया, जिसने ये सेक्शंस बनाए, उसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था वो मौलवी तमीजुद्दीन था। और ये पिक्चर है मौलवी तमीजुद्दीन की। ही वॉज अनहैप्पी बाय द एक्शंस डन बाय गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। और मौलवी तमीजुद्दीन खुश नहीं था जो कुछ भी गवर्नर जनरल ने की। गवर्नर जनरल ने क्या किया? मौलवी तमीजुद्दीन की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जिसके ये प्रेसिडेंट थे। Therefore, Mawlvi Tamizuddin had filed a case against him on Chief Court Sindh in the year 1955. तो बेसिकली 1955 तक आके बात पहुंच चुकी। तो ये केस बेसिकली 1955 में ही जाके कोर्ट में आया। उससे पहले हिस्ट्री क्यों हमने पढ़ी? क्योंकि हिस्ट्री की वजह से ही ये केस जो है कोर्ट में। अगर हिस्ट्री में मोहम्मद गुलाम ने, जो गवर्नर जनरल है, उसने अगर डिसॉल्व ना की होती कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को तो शायद ये केस ही ना होता। तो हिस्ट्री इसलिए लिखना जरूरी है ताकि हमें वजह पता चले कि ये केस क्यों हुआ था 1955 में, वजह क्या बनी थी। ठीक है, हमने वजह तो एक्सप्लेन कर दी। इन द फाइनल जजमेंट मौलवी तमीजुद्दीन डिड नॉट विन द केस, बट दिस केस बिकम द मोस्ट फेमस केस इन द हिस्ट्री। द केस डिटेल शैल बी डिस्कस्ड बिलो। ऊपर यही बात लिखी गई थी कि मौलवी तमीजुद्दीन खान केस तो नहीं जीता, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फेमस केस बन गया था हिस्ट्री का। फैक्ट्स क्या थे इस केस के? इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये थे कि ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 4 पॉइंट्स वही हैं जो हमने ऊपर हिस्ट्री में, यानी कि जो पास्ट हिस्ट्री में जो बात बताई गई है उन्हीं को फैक्ट्स में लिखना है आपने। क्या बात है? गवर्नर जनरल डिसॉल्व कैबिनेट इन 1953, गवर्नर जनरल डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन 1954। उनको याद रखने का तरीका ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 1955 की डेट याद रखनी है जिस डेट में केस हुआ था। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे 1 साल पीछे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को किया गया, फिर उससे 1 साल पीछे जो है कैबिनेट को किया गया। इस तरह आपको डेट्स याद रह जाएंगी। और थर्ड पे है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिसॉल्व कर दी तो टेम्पररी तौर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दी गई जो कि लॉज वगैरह चला रही थी, लॉज को बना रही थी, लॉज को आगे मुल्क में अमल करवा रही थी। एक्शंस टेकन बाय मौलवी तमीजुद्दीन। अब इन्हीं 4 पॉइंट्स को आगे डिस्कस किया जा रहा है। गवर्नर जनरल डिसॉल्व कैबिनेट इन 1953। 1953 में गवर्नर जनरल ने कैबिनेट डिसॉल्व कर दी। और ये कैबिनेट किसकी थी? ये कैबिनेट बनाई थी निजामुद्दीन ने। ये निजामुद्दीन की पिक्चर है। इनका पूरा नाम है ख्वाजा निजामुद्दीन और ये है कैबिनेट। और कैबिनेट किसने बनाई थी? ये निजामुद्दीन की कैबिनेट थी जिसको डिसॉल्व किसने किया था? गवर्नर जनरल ने। मैंने डायग्रामेटिकली इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आपको ताकि याद रह जाए किस केस में हुआ क्या था। दूसरे पॉइंट में है गवर्नर जनरल डिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन 1954। तो इससे अगले साल, जैसे कि यहाँ 1953 है, इससे अगले साल आ जाता है 1954 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को गवर्नर जनरल ने डिसॉल्व कर दिया। फिर गवर्नर जनरल ने ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दी फौरन। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ये बात यहाँ लिखी है। एक्शंस टेकन बाय मौलवी तमीजुद्दीन। अब इसके अंदर जितना कुछ भी लिखा है ये वही बात थी जो ऊपर हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। Mawlvi Tamizuddin, who was the president of that dissolved Constituent Assembly, was upset by the dissolution of that Constituent Assembly by the Governor General Ghulam Mohammed, and he was also unhappy by the reconstitution of Council of Ministers who were not doing the work of Mawlvi Tamizuddin. So Mawlvi Tamizuddin filed a writ petition against Federation and reconstitution of Council of Ministers. पूरी बात में ये लिखा है कि मौलवी तमीजुद्दीन खुश नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसॉल्व होने से क्योंकि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। उसके अलावा मौलवी तमीजुद्दीन इसलिए भी खुश नहीं थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई थी
गवर्नर जनरल ने। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी ये काम ही नहीं कर रही थी मौलवी तमीजुद्दीन का किसी किस्म का, मतलब कि मौलवी तमीजुद्दीन कोई भी एक्शन ले रहा है, किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट बना रहा है, वो अगर डॉक्यूमेंट्स को, उन फाइल्स को अगर इस कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के अंदर भेजता है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भेजता है, तो उस बेचारे का काम ही ये लोग नहीं करते। तो अब मौलवी तमीजुद्दीन इस बात से तंग आ गया कि ये लोग मौलवी तमीजुद्दीन का काम क्यों नहीं करें, इनका तो काम करना चाहिए इसका। तो इन बातों की वजह से मौलवी तमीजुद्दीन बहुत तंग आ गया और उन्होंने रिट पिटीशन कोर्ट में जाके फाइल कर दी। अब वो कौन सी रिट पिटीशन फाइल की थी? मौलवी तमीजुद्दीन फाइल्ड द रिट पिटीशन इन द चीफ कोर्ट ऑफ सिंध अंडर सेक्शन 223A ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जैसे मैंने पहले बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता था 1955 तक। ऑब्वियसली 1 साल तक तो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज़ किया जा रहा था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो भी लॉज पाकिस्तान बनने के बाद बनाए गए, यानी कि ये लॉ पाकिस्तान बनने के बाद इसके अंदर डाला गया, ठीक है। अब मौलवी तमीजुद्दीन ने इसी लॉ को, यानी कि इस सेक्शन को यूज़ करके, इस सेक्शन के अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर गवर्नर जनरल कोई भी कैबिनेट को या किसी भी चीज़ को अचानक डिसॉल्व कर दे, या कोई भी इस तरह की बात लिखी हुई थी इस सेक्शन के अंदर, तो इस सेक्शन को यूज़ करके मौलवी तमीजुद्दीन ने चीफ कोर्ट सिंध के अंदर जाके एक केस फाइल कर दिया। अब चीफ कोर्ट सिंध कौन सी है? चीफ कोर्ट सिंध को हम कहते हैं आज के ज़माने में हाई कोर्ट। उस ज़माने में चीफ कोर्ट कहा जाता था। बेसिकली ये बहुत पुराना केस है, तो पुराने केस की वजह से हाई कोर्ट को वो चीफ कोर्ट कह रहे हैं। और ये जितना भी वाक़यात हैं ये सिंध का वाक़यात है। बाजू का होता ये है कि केस का साल भी लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है। तो अगर केस के साथ केस रेफरेंस लिखा हुआ आ जाए और साथ सिंध लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये मौलवी तमीजुद्दीन का केस है, क्योंकि हर केस के साथ एक स्पेसिफिक नंबर लिखा हुआ, जैसे CS 95 और whatever the thing is written with the case। तो वो चीज़ जो है बेसिकली निशानी होती है केस की, क्योंकि बाद वक़्त एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली नहीं पूछता कि डिफाइन मौलवी तमीजुद्दीन खान केस। बाद वक़्त वो सिंपली कह देता है एक्सप्लेन द केस दैट अकर्ड इन 1955 सिंध। आप कंफ्यूज होके फिर बैठ जाएंगे, आपको ईयर, नाम और रेफरेंस याद रखना पड़ेगा ताकि आप केस सही वाला अटेम्प्ट करें। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। नंबर ऑफ रिट फाइल्ड, कितनी रिट्स फाइल की थी मौलवी तमीजुद्दीन ने? 2 की थी। पहली वाली थी रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ क्यू वारंटो। अब इन दोनों रिट्स को हम आगे पढ़ने लगे हैं। रिट ऑफ मैंडेमस होता क्या है? डायग्राम बना के मैंने एक्सप्लेन किया है रिट ऑफ मैंडेमस को। मैंडेमस बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, मैंडेमस एक लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है। ये एक लैटिन लैंग्वेज है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने लैटिन लैंग्वेज। तो ये मैंडेमस लैटिन लैंग्वेज है जिसका इंग्लिश में मतलब बनता है वी कमांड, राइट। वी कमांड का मतलब है मैं हुक्म देता हूं, ठीक है। ये हुक्म कौन दे रहा है? जज दे रहा है। तो मैंडेमस एक लैटिन लैंग्वेज है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है वी कमांड। इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू इंफीरियर कोर्ट्स और पब्लिक अथॉरिटी। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये एक पुलिस वाला है, ठीक है, और ये एक बंदा है, ये परेशान है। ये पुलिस वाले के पास गया था, पुलिस वाला इसका काम नहीं करता, तो इस बंदे ने कोर्ट में जाके जज से कहा, कोर्ट में जाके इस बंदे ने रिट पिटीशन फाइल की। कौन सी वाली? मैंडेमस की। क्यों फाइल की? ताकि जज जो है इस बंदे को बोले कि इसका काम करो, क्योंकि ये कर नहीं रहा था, इसकी ड्यूटी है कि ये इसका काम करे बट ये नहीं कर रहा था। तो बेसिकली मैंडेमस का मतलब है कि जो जज है वो उस अथॉरिटी के लोगों को कहे कि आप इस बंदे का काम क्यों नहीं कर रहे, किस लिए नहीं कर रहे, आपको करना चाहिए। ये चीज़ है रिट पिटीशंस की, ठीक है। रिट पिटीशंस आपको अगले साल में भी आएंगे, तो इधर से ही समझ जाएं कि ये होती क्या है रिट पिटीशन। रिट पिटीशन, रिट ऑफ मैंडेमस है बेसिकली कोई इदारा अपना काम ना करे उसको, उस वक्त आप रिट पिटीशन कौन सी फाइल करते हैं? मैंडेमस की। बहुत सारी रिट्स हैं, ठीक है, लेकिन मैंडेमस में होता यह है कि आप मैंडेमस की रिट तब ही लगा सकते हो जब कोई इदारा जो है अपना काम ना करे। लेकिन आप किसी प्राइवेट बंदे के ऊपर रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों पे, गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों पर ही फाइल कर सकते हो रिट पिटीशन।
ये कौन सी वाली? मैंडेमस की। मैंडेमस की क्यों फाइल की जाती है? जब कोई अदारा काम नहीं करता, उनको करना चाहिए। मीनिंग क्या था? ये एक लैटिन लैंग्वेज है मैंडेमस, जिसका मतलब है वी कमांड। अब रिट ऑफ मैंडेमस को और डिटेल से एक्सप्लेन किया है। रिट ऑफ मैंडेमस इज अ जुडिशियल रिट issued as a written document that command a government worker to do their work। ठीक है, ये बात यहाँ पे मैंडेमस के बारे में बताई है। This writ is given when any government officer is not performing their duty। समझ आ गई है कि रिट ऑफ मैंडेमस क्या होता है। अब रिट ऑफ मैंडेमस यूज्ड बाय मौलवी तमीजुद्दीन, या मौलवी तमीजुद्दीन को पता था कि रिट ऑफ मैंडेमस होती क्या है, तो इसी ने इसी रिट को जो है यूज किया। ठीक हो गया। A writ of mandamus was filed by मौलवी तमीजुद्दीन। That writ petition was, मौलवी तमीजुद्दीन ने रिट पिटिशन में ये बातें बोली थी। इसने बोला था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगी थी, ऑब्वियसली मैंने ऊपर बता दिया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो काम नहीं कर रही थी मौलवी तमीजुद्दीन का, जो कि उसको करना चाहिए था। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिट ऑफ मैंडेमस करके ये कहा मौलवी तमीजुद्दीन ने कि टू रिस्ट्रेन द इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द गवर्नर जनरल, कि जो भी हरकत गवर्नर जनरल कर रहा है उसकी हरकतों को रोका जाए, स्टॉप किया जाए। ठीक है, और साथ में द मेंबर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इनटू फंक्शंस ऑफ मौलवी तमीजुद्दीन। बेसिकली मौलवी तमीजुद्दीन जो भी काम करता था उसमें ज़रूरत से ज़्यादा रिकॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली घुसती थी और उसके काम उल्टा नहीं करती थी। तो मौलवी तमीजुद्दीन ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली इसके मामलात में घुसना बंद कर दे। अब डायग्रामेटिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है रिट ऑफ मैंडेमस को। ठीक है, तो रिट ऑफ मैंडेमस के 2 पॉइंट्स है, एक मीनिंग मैं एक्सप्लेन करी हूँ, एक इश्यूड। मीनिंग है इसका वी कमांड, यानी कि मैं हुक्म देता हूँ। अब इशूड में क्या बात बोली गई है? इन फेवर ऑफ, अगेंस्ट। इन फेवर ऑफ का मतलब है जिसके हक में और जिसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो इन फेवर में लिखा है पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड अ लीगल राइट इन हिमसेल्फ, पर्सन हु हैज़ अ लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म बट फेल टू डू सो। बेसिकली इस बंदे ने इसका काम करना था और ये बंदा इसका काम नहीं करता, ऐसी सिचुएशन में रिट ऑफ मैंडेमस लगती है। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी है। बेसिकली जो यहाँ पे आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिख रही है ना, रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एक तो मौलवी तमीजुद्दीन के कामों में दखल भी दे रही थी और साथ में मौलवी तमीजुद्दीन का काम आगे कर भी नहीं रही थी जो इनको करना चाहिए था, इसीलिए रिट ऑफ मैंडेमस इन पे लगाई है। अब आती है रिट ऑफ क्यू वारंटो। अब ये दूसरी रिट है। ठीक है, इस रिट में क्या होता है? क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। क्यू वारंटो का जो भी वर्ड लिखा हुआ है ये लैटिन लैंग्वेज है। ये दोनों रिट्स लैटिन लैंग्वेज में है। ठीक है, इनका इंग्लिश में मतलब बनता है बाय व्हाट अथॉरिटी। बेसिकली अब मिसाल के तौर पे ये एक पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, या पब्लिक ऑफिसर है जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी में काम कर रहा है ये बंदा। अब ये जो बंदा है जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में काम कर रहा है, इसको जज पूछ रहा है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस। बेसिकली रिट पिटिशन तब फाइल की जाती है जब कोई बंदा ऑफिस में बैठा हुआ है और उस पर शक हो रहा है कि ये ऑफिस में किस अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है, कौन इसको चला रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे रिट ऑफ क्यू वारंटो फाइल की जाती है, जिसमें जब आप रिट ऑफ क्यू वारंटो फाइल कर लेते हो तो जज खुद ही इस बंदे से पूछता है कि आप किस अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हो, कौन आपसे बड़ा है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं रिट ऑफ क्यू वारंटो में। The writ required the concerned person to explain to the court by what authority he she holds office। Basically अगर एक बंदा किसी, मिसाल के तौर पे ये बंदा ये किसी भी गवर्नमेंट के अदारे में अगर काम कर रहा है और ये बंदा कोई काम नहीं करता या गलत काम कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो उसके काम, इसको किस बंदे ने काम पे रखा है, किस अथॉरिटी के अंडर ये काम कर रहा है, इससे सवाल जवाब कराने के लिए रिट ऑफ क्यू वारंटो फाइल की जाती है, जिसमें ये बंदे जज के सामने ये बताते हैं कि हम किसके अंडर काम कर रहे हैं, हमें किसने ऑफिस में रखा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं क्यू वारंटो के रिट में। मीनिंग ऑफ रिट ऑफ क्यू वारंटो रिट। क्यू वारंटो इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, वारंट का मतलब ये है कि आपको किसने वारंट दिया है कि आप इस ऑफिस में जाके बैठ जाएं। वारंट का मतलब है परमिशन। ठीक है,
मतलब कि रेट क्यू वारंटो की जो रेट है वो ये कह रही है कि आपको किसने वारंट या परमिशन दिया है कि आप इस ऑफिस में जाके बैठ जाएं, और क्यों आप काम क्यों कर रहे हैं इस ऑफिस में, आपके पास कोई वारंट है, अगर ये वारंट है भी तो किसने आपको दी है, किसने आपको परमिशन दी, ये सारी चीज़ों पर सवाल उठाना, इसको हम कहते हैं क्यू वारंटो की रेट। रेट ऑफ क्यू वारंटो को एक्सप्लेन किया जाए। रेट ऑफ क्यू वारंटो इज अ कॉमन लॉ रेमेडी विच इज यूज टू चैलेंज अ पर्सनस राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस। बेसिकली जो भी बंदा पब्लिक ऑफिस में या गवर्नमेंट के इदारों में काम कर रहा है उनसे सवाल पूछना कि आपको किसने जगह पे नौकरी पे रखा और कौन आपके ऊपर काम कर रहा है, जितने भी सवाल हैं इनको हम कहते हैं रेट ऑफ क्यू वारंटो। क्या आपको परमिशन किससे दी इस ऑफिस में काम करने की, तो ये सारी चीज़ें आपको रेट ऑफ क्यू वारंटो में मिलेंगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्यू वारंटो की रेट में ये लिखा है, रेट ऑफ क्यू वारंटो इज इश्यूड बाय द कोर्ट टू इंश्योर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। में सेम वही बात लिखी जा रही है कि क्यू वारंटो बेसिकली इसमें होता ही है कि जो कोर्ट है वो उस बंदे से सवाल जवाब पूछती है जो उस पब्लिक अथॉरिटी में काम करता है कि आपको किसने परमिशन दी कि आप इस ऑफिस में काम करें, ठीक है। अगर वो बंदा जो ऑफिस को होल्ड कर रहा है यानी कि उस ऑफिस में अगर काम कर रहा है और पकड़ा जाता है कि ये बंदे के पास तो परमिशन ही नहीं है इस ऑफिस में काम करने की, ठीक है, अगर ये पकड़ा जाता है तो फौरी तौर पर उस बंदे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, या उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा ऑफिस में आने से। तो ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं रेट ऑफ क्यू वारंटो में। अब रेट ऑफ क्यू वारंटो को मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने यूज़ किया है। इसने किस पे यूज़ किया, इसने यूज़ किया था उन मिनिस्टर्स पे। ये वही मिनिस्टर्स हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में काम कर रहे हैं जिसको गवर्नर जनरल ने बनाया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर्स काम करते पहले तो ये थे कि ये मौलवी तमीज़ुद्दीन के कामों में दखल दे रहे थे, दूसरी चीज़ ये थी कि ये तो मौलवी तमीज़ुद्दीन का कोई काम कर भी नहीं रहे थे। मिसाल के तौर पर मौलवी तमीज़ुद्दीन इनको कोई भी काम देता है कि मेरा ये काम आगे कर दो, जो उनको करना भी था और वो नहीं करते, तो इनसे क्यू वारंटो की रेट में इनको डाल के कोर्ट के सामने लाया गया ताकि कोर्ट के सामने ये लोग जवाब दें कि आप किन के अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हो, क्यों इस बंदे का काम आप नहीं कर रहे और आपको किसने परमिशन दी इस अथॉरिटी में काम करने की, अगर आपको परमिशन मिली है तो आप काम क्यों नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें क्यू वारंटो में होती हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय फेडरेशन। अब ये जितना कुछ ऊपर था ये तो किया था केस मौलवी तमीज़ुद्दीन ने। अब सफाई में फेडरेशन ने क्या किया, फेडरेशन वो लोग थे जिसमें गवर्नर जनरल शामिल है, गवर्नर जनरल है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। इन्हीं पे ही मौलवी तमीज़ुद्दीन ने केस किया था। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है फेडरेशन। तो फेडरेशन वालों ने क्या अपनी सफाई में जवाब दिया, इन्होंने ये कहा कि द फेडरेशन एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गेव आर्ग्यूमेंट रिस्पॉन्डिंग टू द रिट्स फाइल्ड बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन। इन्होंने ये कहा कि डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज राइट। इन्होंने कहा कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिसॉल्व की है वो बिल्कुल सही की थी, ठीक है। ऐसा इन्होंने अपनी सफाई में कोर्ट के अंदर जाके कहा, उसी कोर्ट में जिसमें मौलवी तमीज़ुद्दीन ने अपना केस फाइल किया था। ये कौन सा कोर्ट था, चीफ कोर्ट था। चीफ कोर्ट कौन सी होती है, हाई कोर्ट, सही होगा। तो इन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि एक तो डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो हमने किया है वो बिल्कुल राइट थी, हमारा डिसीजन सही था। उसके अलावा नो रेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ चीफ कोर्ट, यानी कि चीफ कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो हमारे ऊपर कोई एक्शन ले सके। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है पावर होना कोर्ट के पास। इनवैलिडिटी ऑफ सेक्शन 22A, इन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 22A जो है वो इनवैलिड है। अब क्यों इनवैलिड है, इन तीनों पॉइंट्स को हम आगे पढ़ते हैं। अब ये वही तीनों पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। अब डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज राइट, इसमें क्या लिखा है, इसमें यही बात लिखी है कि फेडरेशन आर्ग्यूड, यहाँ पे इट की जगह आप फेडरेशन भी लिख सकते हैं। फेडरेशन आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड इन अ राइट वे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को सही तरीके से डिसॉल्व किया और हमने जो भी इसको डिसॉल्व करने का प्रोसेस किया है वो बिल्कुल ठीक हमारा डिसीजन था। ये बात फेडरेशन कह रही थी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चीफ कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन जो है वो नहीं थी कि वो रिट पिटीशन को आगे इशू कर सके, ठीक है। इनवैलिडिटी ऑफ सेक्शन 22A, अब ये सेक्शन 22A के बारे में मैंने ये बताया था कि इस सेक्शन को यूज करके मौलवी तमीज़ुद्दीन ने गवर्नर जनरल पे एक्शन लिया, ठीक है। अब उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि जो सेक्शन 22A है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डाला तो गया था लेकिन ये इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब है कि इस सेक्शन पे अमल नहीं किया जा सकता। वजह क्या थी इनवैलिड होने की, कि इस पे गवर्नर जनरल का साइन नहीं था। साइन एसेंट को सिग्नेचर या साइन कहते हैं।
तो इस सेक्शन पे बेसिकली गवर्नर जनरल का साइन नहीं था। डिसीजन ऑफ चीफ कोर्ट, अब चीफ कोर्ट कौन सी होती है? हाई कोर्ट, ठीक है, ये वो अभी तक वही कोर्ट चल रही है। इन्होंने क्या डिसीजन दिया? इन्होंने ये कहा द कोर्ट इश्यूड द रिट एंड इट ऑब्जर्व्ड दैट when the Constituent Assembly was not working because it was dissolved, which was the legislative branch. Therefore, all the laws that were passed by the Constituent Assembly does not need the assent of the Governor General. अब सफाई में जैसे फेडरेशन ने कहा कि साइन करना ज़रूरी था, और जो मतलब इन्होंने भी सफाई में जो भी कहा, तो जो चीफ कोर्ट है उन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में फ़ैसला किया और इन्होंने ये डिसीजन दिया कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिज़ोल्व हो गई है तो जितने भी लॉज बन चुके थे उन पे भी ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर जनरल का सिग्नेचर किया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ही नहीं, वो तो डिज़ोल्व कर दिया ना गवर्नर जनरल ने। ये बात चीफ कोर्ट ने कही थी। अब आती है फेडरेशन नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, जो डिसीजन दिया था चीफ कोर्ट ने ऊपर, यहाँ पे ये लिखा है कि फेडरेशन जो है डिससेटिस्फाइड नहीं थी डिसीजन ऑफ द चीफ कोर्ट से, यानी कि जो डिसीजन दिया था चीफ कोर्ट ने यानी कि हाई कोर्ट ने, उससे ये सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, इसी डिसीजन को अपील किया फेडरल कोर्ट में। फेडरल कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, ठीक है, तो इन्होंने अपने डिसीजन को आगे जाके अपील कर दी फेडरल कोर्ट में। द फेडरेशन एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ चीफ कोर्ट एंड दे फाइल्ड एन अपील टू फेडरल कोर्ट। ठीक हो गया, जब फेडरल कोर्ट में फाइल कर दी अपील तो उन्होंने डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया? उन्होंने ये कहा कि गवर्नर जनरल एसेंट इज इम्पोर्टेंट, सेक्शन 22A इज नॉट अ लॉ, नो जुरिस्डिक्शन ऑफ चीफ कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज हैज़ नो सॉवरेनिटी। अब इन तीनों पॉइंट्स को आगे एक्सप्लेन करते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि गवर्नर जनरल का एसेंट जरूरी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं फेडरल कोर्ट के ऊपर बात हो रही है, फेडरल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। जो फेडरल कोर्ट है उसने ये कहा कि गवर्नर जनरल का साइन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बगैर साइन के कोई भी लॉ फोर्स में नहीं आ सकता, कोई सी भी लॉ पे अमल नहीं किया जा सकता जब तक कि उस पर गवर्नर जनरल का साइन ना हो। और सेक्शन 223A जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डाला गया, बेशक वो इसमें डाला गया था लेकिन इस पे साइन नहीं था गवर्नर जनरल का, इस वजह से इस सेक्शन को लॉ नहीं माना जाएगा। नो जुरिस्डिक्शन ऑफ चीफ कोर्ट, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब सेक्शन 22A पे साइन ही नहीं था गवर्नर जनरल का तो चीफ कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी ही नहीं थी कि बगैर साइन हुए लॉ पर अमल कर सके और रिट पास कर सके। समझ आ रही है? जब इस पे सिग्नेचर ही नहीं है और ये लॉ ही नहीं है, लॉ तो है बट इस पे साइन ना होने की वजह से इसको लॉ नहीं माना जाएगा। तो जब इसको लॉ ही नहीं माना जा रहा तो फिर चीफ कोर्ट क्यों मतलब इस सेक्शन के थ्रू एक्शन ले रही है और रिट पिटीशंस फाइल कर रही है? तो जाहिर बात है चीफ कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं बनती कि वो ऐसे लॉज पे एक्शन ले जो कि लॉ ही नहीं है, क्योंकि उन पर सिग्नेचर ही नहीं हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज़ नो सॉवरेनिटी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लॉ तो बना सकती है लेकिन इनके पास किसी किस्म की पावर नहीं है कि इन लॉज को कंट्री के अंदर आगे चला सके, क्योंकि इन लॉज को तभी चलाया जा सकता है जब इनके ऊपर गवर्नर जनरल का साइन हो। इस सेक्शन ऑफ डिसीजन, इस डिसीजन से ये जो ऊपर डिसीजन दिया गया है इससे क्या असर पड़ा मुल्क में? द डिसीजन प्रोनाउंस्ड बाय द फेडरल कोर्ट्स has far-reaching effect. It gave birth to political crisis in the country. Legal problem also rise their hands because of the decision made by federal court. अब इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है कि जो डिसीजन दिया था फेडरल कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पूरे कंट्री में एक अजीब सा माहौल बन गया और भी मसलों ने जन्म ले लिया। साथ में फेडरल कोर्ट के डिसीजन की वजह से हुआ यह था कि जो ऑलरेडी लॉज बन चुके थे जिन पे साइन भी नहीं था और उन पे अमल भी किया जा रहा था, उन लॉज को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया सब लोगों ने कि इन पे भी तो साइन नहीं है, ये भी तो चल रहे हैं। तो इस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। कंक्लूजन में ये लिखा है कि केस तो फेडरेशन जीती, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान नहीं जीत सका, और जो मौलवी तमीज़ुद्दीन ने रिट पिटीशन फाइल की थी उनको भी डिसमिस कर दिया गया यानी कि ख़त्म करा दिया गया। ये बात थी इस पूरे केस में।